चलो बच्चा पार्टी, तो अपना पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स विदाउट एनी टाइम किलिंग। इसमें देखो, मैं इसको स्टार्ट करता हूं एक एग्जांपल से। जैसा मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करनी है तो सारे लेक्चर सीरियल से देखने हैं। नंबर 2, जब भी मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर दूं उसको पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मान लो ये एक रफ सरफेस है, एम मास है, टाइम t इक्वल 0 पर ब्लॉक x इक्वल 0 मीटर यानी ओरिजिन पर है। आफ्टर सम टाइम इट विल मूव x इक्वल d, मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस इज d। एंड आई एम आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन, वर्क डन will be, my option number 1 is positive, my option number B will be negative, my option number 3rd is 0, my option number 4 all of the above। तो अब इसको पॉज करो और खुद से देखो कि वर्क डन विल बी क्या होगा और सॉल्व करो। चलिए, तुमने ट्राई कर लिया। अब देखते हैं इसमें ऐसे क्वेश्चन में जैसे लिखा गया वर्क डन, यहां पर नोट करो मैंने ये नहीं बोला था कि वर्क डन बाई, कुछ नहीं, सिंपल बोला वर्क डन विल बी। इसका मतलब जब भी ऐसा लिखा हो ऑल पॉसिबिलिटी पे हमें सोचना होगा। कुछ बच्चों ने हो सकता है कि पॉजिटिव टिक किया हो, तो देखो इसमें सोचना कैसे था कि जब मैंने यहाँ पर ब्लॉक को देखा तो वन फोर्स एफ इधर लगा है ना, लेकिन जब ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन बाबा इधर आ जाएंगे, नॉर्मल फोर्स ऊपर रहा होगा और mg ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लगेगा। ये सिचुएशन है। अब देखना, अब अगर मैं बात करूं कि वर्क डन बाई नॉर्मल, तो अपना स्टाइल वही है। मेरा ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है, मैंने ये बोला है फोर्स वो लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा हो। क्या नॉर्मल का कोई भी रोल इसके राइट में जाने में है? तो आंसर मिला नहीं। तो एक लॉजिक से तुमने तुरंत बोला 0 होगा। दूसरा लॉजिक अगर हम मैथमेटिकली जाएं तो नॉर्मल फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, तो n इंटू डी जो थीटा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में वो 90 होगा। तो ये भी बता रहा है 0। तो वन लॉजिक अनदर मैथमेटिक्स। फिजिक्स में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लॉजिक प्लस फॉर्मूला। अब मुझे दिखाई दिया mg वाला फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जो नॉर्मल का एक्टिविटी है वही mg का है। mg को राइट में ले जाने में कोई रोल नहीं है, एंगल भी 90 है, मतलब ये भी 0 होगा। फिर मैंने सोचा अगर फ्रिक्शन की तरफ जाऊं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल मुझे दिखाई दे गया 180 है। 180 है तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। अमाउंट पे मैं नहीं जा रहा हूं। अब मैंने देखा मेरा एक फोर्स एक्सटर्नल भी था, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा 0, तो ये आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने देखा 0 भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, यानी मेरा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू हमने ये देखा कि सारे फोर्सेस कांस्टेंट हैं। लॉजिक से जल्दी करना है तो ये देखना है कि क्या फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कराने में कोई रोल है या नहीं। अब इसके साथ देखते हैं आगे। अब इसमें देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया जल्दी जल्दी, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, तुम्हें इसको सोचना है कि अगर मैं पूछूं वर्क डन बाई टेंशन बताओ, तो टेंशन लगेगी इधर, ये देखो। पर तुम्हारा ये जो पार्टिकल है इज मूविंग ए सर्कुलर मोशन, बट पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। इज देयर एनी रोल of the tension to displace this particle from this position to this? Answer will be no, तो work done will be 0। ये one logic है। Second, you can observe the direction of displacement along y-axis, but tension is along x-axis, so they will make angle 90। Again you can say work done by the tension will be 0। Another थोड़ा सा और बेस अच्छा करते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैंने कुली बनाया हुआ है, ये कुली अपने हेड पर बॉक्स को रख के ए से बी जाता है। मुझे बताना है वर्क डन बाय दिस कुली टू द बॉक्स। थोड़ा सा सोचो कि कुली बॉक्स पर क्या फोर्स लगाएगा, तो पता लगा कि बॉक्स इस पर mg जो ग्रेविटी इसको खींचेगी, तो इसका हेड इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाने वाला है। नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर, पर कुली जा रहा है सामने। पर मुझे फोकस करना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है नॉर्मल का, पर बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट इधर है,
तो क्या ये नॉर्मल इसको इधर ले जाने में कोई रोल प्ले करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ए से बी जाने में अगर मैं वर्क डन पूछूं तो कितना होगा? 0। अब अगर बी से सी मैं इस डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करूं, सिर्फ इनको तुम स्टेयर मानो कि ये मैंने इसको क्लाइंबिंग करने के पर्पज से स्टेयर्स दिखाए हुए हैं। तो जब ये बी से सी जाएगा तो इसमें लेफ्ट राइट नहीं सोचना है, सिंपल ये सोचना है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है बी से सी जाने के लिए, है ना, बी से सी। तो इस समय देखोगे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, नॉर्मल भी ऊपर है, तो मैंने बोला है फोर्स को उसको लेना है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो। तो नॉर्मल का रोल है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव भी होगा और मिलेगा भी। लेकिन जब ये फिर से ये बॉक्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सी से डी जाएगा, नॉर्मल तुम्हारा फिर ऊपर हो जाएगा, तो मैथमेटिकली एंगल 90 है डिस्प्लेसमेंट में और नॉर्मल में, वर्क डन 0 है। लॉजिकली there is no role of this normal force to do any kind of work, so we can say it will be 0, right? Similarly, D to E work will be positive or work done by the normal force. Because of that, when pulley will move from D to E, then displacement will be along y axis and normal force also along y axis, so work done will be positive. And I would like to repeat again कि you can neglect this displacement, okay? सिमिलरली ई टू एफ जाओगे तो फिर से 0 होगा। तो यहां से हमने कांस्टेंट फोर्स के लॉजिक को समझ लिया कि क्या जिस फोर्स पर मैं फोकस कर रहा हूं, क्या वो बॉडी के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेस करने में कोई रोल प्ले कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वर्क डन 0 है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है। अगर वो मैं पूछता mg ने कितना वर्क किया नॉर्मल की जगह, अगर मैं पूछता ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो ये जो ऊपर जाने में मैंने पॉजिटिव बोला था मैं उसको नेगेटिव बोलूंगा। यहां से यहां ग्रेविटी का कितना होगा तो नेगेटिव होगा, नॉर्मल का क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ई से एफ 0 होगा। तो ये हमारे बेसिक पार्ट है। अब देखो इसमें एग्जांपल नंबर 3, जैसे मैंने इसमें बोला है 220 kg का ब्लॉक है बट देयर इज नो फ्रिक्शन, यानी टोटली स्मूथ सरफेस, force is going to act 50 Newton and it is making an angle 37 degree from the horizontal, and question is asking to us work done by force F after 2 seconds. So what you will do? First you will think regarding point of application. So you will get this is the point of application. So what will be the amount of force in this direction? So you will write 50 into cos 37. Cos 37 ये मैं हर बार बनाता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5. हाउ मच दिस फोर्स यू विल गेट? 40 न्यूटन। अब जरा मैं इधर भी चेक कर लूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोर्स वाई डायरेक्शन में भी जाने लग जाए, तो इट इज नेसेसरी टू चेक देम। तो 50 साइन 37, साइन 37 होगा 3/5 मीन्स 3/5 you will get 30 Newton in y direction. But when you will check in this direction, 20 will be the mass and g will be the 10. So this force will become 200 Newton. So it is making clear that there is no displacement along y axis. Always you have to check all possibilities if you are going to solve the question. तो it is clear, बिल्कुल clear हो गया है कि this block is going only and only x direction, right? अब मुझे बताना है वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। फर्स्ट अमाउंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, हाउ मच? 40 न्यूटन, गॉट इट। नाउ आई नीड डिस्प्लेसमेंट। इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट की कोई भी बात नहीं की है, दिया ही नहीं है, तो यहां पर तुम रुक जाओगे। फिर देखोगे थीटा क्या है, तो अब मैंने बोला है इसके दो रास्ते हैं, थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने 40 न्यूटन ले लिया है मतलब हमें उस फोर्स के बारे में सोचना है जो डिस्प्लेसमेंट कराता हो। हमने पहले ही देख लिया कि 50 न्यूटन का ये कंपोनेंट है 40 न्यूटन, तो अब मुझे यहाँ कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारी सोच लिमिटेड हो गई कि वी नीड ओनली डी। अब मैं डी कैसे लाऊं? अचानक तुम्हें काइनेमेटिक्स की याद आएगी, फ्रिक्शन है नहीं, ब्लॉक जा रहा है, क्या इसमें एक्सीलरेशन होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? एक्स डायरेक्शन का फोर्स है 40, एक्स मास है 20,
तो एक्सीलरेशन कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मोशन कैसा हुआ, एक्सीलरेटेड हुआ। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जा सकती है। u का वैल्यू 0 दिया है, यानी हाफ AT स्क्वायर। हाफ a का वैल्यू मेरे पास 2 है, कितने टाइम तक मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 2 सेकेंड तक। 2 यहाँ पर कैंसिल और इसको करोगे स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगी 4 मीटर, क्योंकि हाफ AT स्क्वायर मैंने किया है। एक्सेलरेशन मेरे पास 2 है, टाइम का वैल्यू 2 है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यही आपका d है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लेके रख दूं तो 40 इंटू 4 160 जूल, और ये हमारा वर्क सॉल्व हो गया। तो कई बार तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे थोड़ी देर के लिए दिमाग घूमेगा कि ये है क्या। अपने प्रोसेस पर जाओ, वर्क डन का फॉर्मूला लिखो। फोर्स का अगर तुमने कंपोनेंट ले लिया है तो इस थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो तुम कंपोनेंट लेना भूल गए, सीधा 50 लिख दिया, तो उस समय तुम ये थीटा लिखोगे, तब भी यही वैल्यू आएगी। फिर देखोगे कि तुम्हें यार डी नहीं दिया है, डी नहीं दिया है तो डी आएगा कैसे। अरे भाई चलेगा तो आएगा, तो चलेगा कैसे, यूनिफॉर्म मोशन में या एक्सिलरेटेड। अगर एक्सिलरेटेड है तो इक्वेशन यूज करो, अगर यहाँ वेलोसिटी दिया होता तो सीधा निकाल देते, और ये सिंपली हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसको। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला जा रहा है कि देयर इज ए लिफ्ट, ये लिफ्ट है, एंड इनसाइड द लिफ्ट देयर इज ए इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड कंप्लीटली इनसाइड द लिफ्ट, एंड देयर इज ए ब्लॉक मास ऑफ m, ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइनेशन। बिल्कुल रेस्ट में रखा हुआ है। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी लिफ्ट। पूछा जा रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे हर चीज पर मैं डिस्कस करूंगा। जैसे पहली चीज इसमें एक हमें दी गई, नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा क्यों कहा गया, क्या ये क्वेश्चन कभी और आएगा, तो ध्यान रखो, क्या हमारा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। सिंपल, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट तभी निकाल पाओगे जब तुम्हारे पास इनिशियल पॉइंट हो, मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो ये ध्यान रखना, जो वर्क डन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज इसमें बोला गया है कि ब्लॉक रेस्ट में है। अब हमें ये सोचना है कि रेस्ट में होगा क्यों। देखिए सबसे पहले इस पर एक फोर्स लगा होगा mg sin थीटा, जो इसको नीचे लाएगा। अब ये नहीं चला, इट मींस देयर विल बी ए फ्रिक्शन, यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। मतलब इस ब्लॉक का जो सिचुएशन है वो ये है, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब बच्चे ये सोचेंगे सर म्यू तो दिया नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स को निकालेंगे कैसे। हमेशा ध्यान रखो, ये तुमने पढ़ा भी है कि जब ये फ्रिक्शन लगा, ये mg sin थीटा, ये चला नहीं, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के इक्वल ही होगी, यानी स्टैटिक कंडीशन में। ये हमने पहले भी फ्रिक्शन में करा हुआ है, एक चीज हो गई। अब मैं दूसरा ये देखना चाहता हूं कि सर ने मुझे बताया था कि फोर्स चेक करो, तो मैंने देखा फोर्स कांस्टेंट है, और वो फोर्स इस पर लगेगा कितना। अब एक तो mg लगेगा, ये तो फ्रिक्शन हो गया, लिफ्ट जा रही है नीचे, तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पर ये फोर्सेस लगे, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट किधर है। तो देखो ये वाली जो लाइन आएगी, ये वाली, ये शो करेगी डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर हो गया। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम चल गया। जब मैं वर्क डन निकालता हूं, देखिए अपने प्रोसेस पे जाओ, तो मैं वो फोर्स लूंगा जो डिस्प्लेसमेंट के साथ लगा हो या जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हो। अब मैं सोचने लगा, एक फोर्स mg sin थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये तो होगा मेरा 90, और अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, है ना। ये जो लाइन है ना, दूर मत सोचना, ये हमेशा इसके टच में होती है, तो कंफ्यूज मत होना, ये और ये वैसे भी पैरेलल। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब मुझसे पूछा किस में जा रहा है, लग तो mg भी रहा है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा फ्रिक्शन कहाँ है, ये तो ग्रेविटी का फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, तो मुझे ये एंगल चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और डिस्प्लेसमेंट का। कितना होगा, पूरा एंगल अगर मैं लेता हूं तो 180 होगा,
तो ये एंगल होगा 180 माइनस, और ये बीच में कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखोगे 90 माइनस थीटा ऐसे। तो टोटल एंगल कितना बनेगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी ये आएगा यहां से जो एंगल वो आएगा 90 प्लस थीटा। क्लियर हो गया ये एंगल। अब यहां पर फोर्स लिखिए, कौन सा लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब डिस्प्लेसमेंट में देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो अगर मुझे वही इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाता तो वेलोसिटी इनटू टाइम और एक्सेलरेशन, मान लो मैं उसी पे गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो जो हमारा बच्चा पार्टी डी आएगा ना वो वीटी आएगा, यानी जितनी स्पीड से चला और टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मुझे जहां लिखना था वहां मैंने वीटी लिख दिया। अब मुझे लिखना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाला हुआ है 90 प्लस थीटा। अब मुझे चाहिए फ्रिक्शन की वैल्यू, तो ये रुका हुआ है, फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे mg साइन थीटा हो गया, vt हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा यानी माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखना माइनस साइन यहाँ पे लिख दो, mg लिख दो, vt लिख दो और साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ये आ गया। अब इसमें देखा था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये जो भी इवेंट हो रहा था ना वो कोरोना अपना जो मैं मानता हूं वो यहाँ ग्राउंड पे बैठ के देख रहा था, तो उसको ये सब कुछ दिखाई दिया। मान लो ये आंसर तो मैंने निकाल दिया, अब अगर इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं और इस कोरोना को उठा के मैं यहीं बिठा दूं, बोला अब तू ना इसके अंदर बैठ जा, मान लो ये लैंग्वेज अब बदल जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं रहेगी, अब ये क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। मान लो क्वेश्चन में वेरिएशन हो गया, पेपर सेट किया उसने ये चीज डाल दी। तो अब ये देखो कि अगर मैं पूछूं ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, जो ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना कितना है, दोनों साथ चल रहे हैं ना, तो 0 है, यानी अब तुम्हारा ऑब्जर्वर जब लिफ्ट के अंदर आके बैठ गया तो अब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, तो अब वर्क डन कितना निकलेगा बाय द फ्रिक्शन विद, तो 0। अगर इसमें लिखा होता लिफ्ट तो होता 0, अगर ग्राउंड से देखोगे तो आंसर होगा ये। तो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या समझाने की कोशिश की है, अभी लेवल में बढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये देखो किसके थ्रू वर्क पूछा गया, फ्रिक्शन, चेक करो फ्रिक्शन कहाँ होगा। फिर देखो ये जा किधर रहा है, मींस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल निकालो, फॉर्मूले में रख दो, तो तुम्हें फिर चाहिए होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देगी इक्वेशन ऑफ मोशन, वैल्यूज रखो, साइन का ध्यान रखो और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो इसमें बच्चा अगला क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी है नंबर अपना देख लेना। देखो इसमें क्या करा गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली दिखाई दे रही है, मान लो टी, ये ट्रॉली 5 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। इंक्लाइन, यहाँ पर एक फिक्स रखा हुआ है, ये इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 37, ये पूरा प्लेन है। देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, but this block 2 kg is at rest with respect to inclined plane, okay, and trolley is moving with 5 meter per second. Then find work done by friction force after 3 second of motion but with respect to ground। अब ये ground क्यों दिया है, मतलब तुम लोग समझ गए होगे, मैंने पीछे बताया था। अब तुम अपने लॉजिक पे चलो, देखना क्वेश्चन अगर मैं स्टूडेंट होता तुम्हारी जगह, मुझे ये क्वेश्चन दिया जाता, मैं इसको अप्रोच कैसे करता वो फीलिंग बताऊंगा, तो तुम पकड़ने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं लिखता फॉर्मूला, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं लिख देता। फिर मैं देखता क्या कहीं फोर्स चेंज तो नहीं हो रहा है, तो अब मुझे पहले फोर्स तो देखें हो क्या रहा है। तो मैंने यहाँ पे जब अपने इस डायग्राम के बेस पे जाके चेक किया तो एंगल था 37, इस पर सबसे पहले जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये 2 kg है, जी लगाऊंगा तो ये 20 हो जाएगा, 37 है तो यहाँ होगा 20 इंटू साइन 37, स्पीड भी बढ़ा सकते हो, साइन 37 होता है 3/5, तो मैंने यहाँ 3/5 किया तो मुझे पता चला कि 12 न्यूटन से ये नीचे की तरफ इसका वेट खींचेगा। अब ये चलेगा नहीं क्योंकि प्रॉब्लम ने बोला है, तो उसको रोकने का एक ही रास्ता है और वो कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। ये देखो आ गया। अब ये फ्रिक्शन होगा कितना जब ये रेस्ट में है,
कोई कंफ्यूजन नहीं, इस फ्रिक्शन का वैल्यू 12 न्यूटन के इक्वल होगा। तो मुझे पता चल गया, ये तो हो गया फोर्स जिसके थ्रू मुझे वर्क निकालना है। मैं पिन पॉइंट करूंगा, उसी फोर्स की बात करूंगा। अब मैं देखूंगा मुझे फोर्स तो मिल गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12, मेरा एक काम पूरा हो गया। अब मैंने देखा डिस्प्लेसमेंट, पर किसका डिस्प्लेसमेंट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो हमारा ये है, ये तो पूरा ब्लॉक है। हर बार अभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ नहीं है, लेकिन आगे जाके होगा, इसलिए ध्यान रहो। मैं बार बार बोलता हूँ, किसका डिस्प्लेसमेंट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किधर हो रहा है? ट्रॉली जाएगी राइट में, तो ये भी जाएगा राइट में, ऐसे जाएगा। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो मेरा इधर हो गया अब, क्योंकि ट्रॉली इधर जा रही है। अब डिस्प्लेसमेंट है ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया ये। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट पहले बताओ तो है कितना? तो एक्सेलरेशन यहाँ पर है नहीं, तो d इक्वल कितना होगा? स्पीड कितनी है? 5। कितने टाइम के बाद देखना है? 3 सेकेंड। मैंने 3 कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर। कोई डाउट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने लिख दिया 15 मीटर। देखिए एक ही लाइन में सॉल्व होगा। अब मैं आया इनटू कॉस। अब मुझे एंगल चाहिए, किसके बीच में चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगल चाहिए। अब देखो ये 37 है, तो बच्चे लोग ये भी 37 होगा, बड़े आराम से देख सकते हो। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो फिर ये बचा कितना? ये एंगल बचा आपका 180 माइनस 37 बचा ना। अब यहाँ पे लिखा 12, यहाँ लिखा 15। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे लोग? माइनस का कॉस थीटा होता है, तो कॉस 37 हो गए। अब ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। कॉस 37 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5। तो ये देख लो। अब यहाँ पे देखो, 4 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, यानी 144 आया। साथ में ये माइनस साइन भी है, तो ये माइनस भी आ गया, और ये जूल भी आ गया। तो वर्क डन कितना आया? माइनस 144 जूल। कुछ नहीं होता न्यूमेरिकल में, अपने बेसिक्स को पकड़ के रखना है। मान लो मैं बोलूं कि ये ग्राउंड से किया, अगर कोरोना को मैं यहीं बिठा दूं तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा? तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वर्क डन विल डिपेंड ऑन फ्रेम और रेफरेंस, सो आंसर विल बी 0। बट व्हेन इफ क्वेश्चन विल आस्क टेल मी द वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो आंसर आएगा 0। इस टाइप से थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो इसमें अब एक ये और एक एग्जांपल है, पहले इसको समझते हैं, ये बना क्या है, पूरी स्टोरी क्या है। इसमें ये कहा गया है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। यहाँ पर देख रहे हो कि ए से बी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, ए से बी, और बी से सी स्ट्रेट लाइन है, सी से डी स्ट्रेट लाइन है। बट सी पर थोड़ा सा डाइवर्जन है ऊपर की तरफ, डी पर है थोड़ा नीचे की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो बी पर जर्क क्रिएट होगा ड्यू टू द चेंज इन पाथ, या सी पर या डी पर, उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, नंबर 1। दूसरी चीज इसमें यह कहा जाएगा कि ब्लॉक 1 kg को शिफ्ट कराना है ए से लेकर डी तक, इसको जाना है। पर जब ब्लॉक ए से डी जाएगा तो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि आप स्लोली स्लोली लेके जाओगे। स्लोली क्यों यूज किया जा रहा है? जिससे कि स्पीड में चेंज ना हो। दूसरी चीज, अब इसमें यह कहा गया कि जब ये ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी, तो फ्रिक्शन दिए हुए हैं ये μ1 0.4 सी से डी के लिए, सी से बी 0.2, बी से ए 0.1। तो आपको बताना है कि फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। अब यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला वर्क डन बाई फोर्स, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। यानी हमें इसको जब पूरा करके सॉल्व करते हुए जाना है, तो मैं इधर से शुरू करता हूं। देखो चलो यहीं से कर लेते हैं। जब भी ये बोला जाए कि वर्क डन बाई फोर्स है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन की जितने भी फोर्स होंगे सबके बारे में सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि ये लेंथ दी है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख दूं कि ये मेरा L1 है और ये मेरा लेंथ L2 है, ये मेरा लेंथ L3 है, मतलब L1 L2 L3। अब देखो, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वर्क डन होगा एक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा और एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट होगा, ये हमें टोटल वर्क डन देगा। दूसरी एक चीज क्वेश्चन में दी गई है, मैं रिपीट कर दूं कि जब इसको ले जाया गया ऊपर, तो जो फोर्स लगाया गया वो इस प्लेन के पैरेलल रहेगा हमेशा। दूसरा ये दिया गया
कि ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में हमेशा रहेगा। मतलब जल्दी से मैं रिपीट कर दूं, ए से डी ब्लॉक ले जाना है, फोर्स हमेशा पैरेलल रखोगे, ब्लॉक इसके टच में हमेशा रहेगा, स्लोली लेके जाना है। तो बताइए वर्क डन बाय द फोर्सेस क्या है। हमने देखा कि जब ऊपर लेके गए तो ग्रेविटी रही होगी, दूसरा फ्रिक्शन, तो इन दोनों का वर्क डन जब निकाल लेंगे तो मुझे टोटल मिलेगा। अब मैंने सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में सोचा, तो कुछ ऐसा मुझे समझ आया कि जब ब्लॉक यहां पर रहा होगा तो ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लगा, ए से चला मान लेते हैं और ये बी तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यहां से यहां तक कितना हुआ, तो वो सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो हाइट गया ना, यहाँ पे 3 यूज किया है तो मैं इसको S3 लिख देता हूं, 2 मीटर गया। अब हमें ये समझाया गया था कि जब भी वर्क डन सॉल्व करना तो फोर्स लेना, डिस्प्लेसमेंट लेना और कॉस थीटा लेना। दूसरा, फोर्स, मैं उस फोर्स पर फोकस करता हूं जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन ऑफ मोशन के साथ होगा। मैं देख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का लाइन है ऊपर, फोर्स है नीचे, तो मुझे इस इंक्लाइनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी हमेशा ग्राउंड की तरफ रहेगी। तो मैं जल्दी से समझ गया कि मैं फोर्स लिखूंगा mg, डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा ये वाला यानी जो h3 है वो। अब थीटा इन दोनों के बीच में होगा 180, तो मैंने यहां लिख दिया 180, तो ये आ गया माइनस mg/h3 ए से बी के लिए। बट मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में वर्क डन बाय द mg नहीं बताना है, हमसे पूछा गया है इस फोर्स से बताइए जो फोर्स इसको ऊपर ले जाने में लगा हुआ है। तो अब जो भी ये फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जाएगा वो उतना ही फोर्स तो लगाएगा जितना mg उसको अपनी तरफ लाएगा। तो जब इसको वर्क डन बाई फोर्स करोगे तो ये 180 एंगल बदल जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा प्लस। क्लियर। अब मैं अगर पूरा वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स या वर्क डन बाई फोर्स निकालूं, फ्रिक्शन को मैंने अभी पूरी तरह अवॉइड किया हुआ है, तो mg मैं कॉमन ले लूंगा। अब मुझे यहाँ पर सारी हाइट दिख जाएगी, कौन कौन सी, S3 ले लूंगा। इसी टाइप से जब B से C जाऊंगा तो S2, वहां जाऊंगा तो H1, फिर यहाँ M का वैल्यू 1, G का वैल्यू 10, S3 चलूंगा 2, S2 जाऊंगा 3, H1 जाऊंगा 3, 3 3 6, और ये होगा यानी 80 जूल मुझे यहां से मिल जाएगा। तो समझ गए होगे मैंने कौन सी ट्रिक यहाँ पर यूज की है, mg के अगेंस्ट एंगल पर नहीं गया, मुझे 80 जूल एक काम मैंने कर लिया। अब चलो मैं थोड़ा दूसरा सोच के बताता हूं। तो इस आंसर को यहाँ पे कहीं लिख देते हैं कि ये जो आएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट जो निकला वो निकला 80 जूल। अगर सिर्फ ग्रेविटी लिखूं तो मुझे यहाँ माइनस लिखना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसकी, इसलिए माइनस को मैंने छोड़ दिया। अब मैं आता हूं फ्रिक्शन पे। तो चलो फ्रिक्शन के लिए अगर मान लो मैं इसको पकड़ लूं या इसको भी पकड़ लो, फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान लूं कि ये D है, ये C है और ये देखो ये हमारा 1 kg का ब्लॉक है। अब इसमें क्या होगा, मैं लेके जाऊंगा इसको ऊपर, तो अब इसमें म्यू दिया है मतलब फ्रिक्शन लगेगा नीचे, और फ्रिक्शन सॉल्व किया जाता है म्यू एन से, और एन का वैल्यू होगा mg cos थीटा। मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। अब ये वाली मैंने कितना लिखा हुआ है L, क्यों, तो अगर मैं यहाँ थीटा मान लूं तो ये देखो ऊपर क्या है H1, ये क्या है L1, मैं लेके जा रहा हूं ऊपर। ऐसा मैंने क्यों करा, मुझे जरूरत है cos थीटा की जो यहाँ कहीं नहीं दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा निकालूं तो बेस कितना होगा L1, हाइपोटेनियस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो पता लगा ये CD होगा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई L1/CD। अब देखते हैं वर्क डन बाई F निकालना है, F कितना लगाना पड़ रहा होगा जो कि ये फ्रिक्शन का है, क्योंकि मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूं वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो मैंने लिखा फ्रिक्शन, पहले मैं लिखूंगा फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू एन। फ्रिक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव भी है, तो जब आप C से D जाओगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। फोर्स किधर है, तो डिस्प्लेसमेंट का लाइन है C to D, फ्रिक्शन लगा D to C यानी अपोजिट, तो म्यू एन लिखा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यानी CD हुआ। फिर यहां लिखोगे cos थीटा क्योंकि मैंने ये एंगल थीटा माना। अब देखिए म्यू का वैल्यू लिख दिया, नॉर्मल का वैल्यू कितना होता है mg cos थीटा, हो गया।
अब ये CD का वैल्यू कितना है, यहां से CD की वैल्यू निकालो, तो CD इधर आएगा, मतलब ये होगा L1 अपॉन कॉस थीटा। अब आया ये वाला थीटा, मान लो इसको डैश कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये कौन सा एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो फोर्स है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, एंगल होगा 180, तो वो फिर हमें एक माइनस देगा फ्रिक्शन के लिए। तो अब ये कॉस से कॉस कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू mg L1, यानी जब मैं D से C आता हूँ तो म्यू लिखना पड़ता है जो वहां दिया है, mg लिखना पड़ता है, L1 है कहाँ ये। इसी तरह जब मैं C से B आऊंगा तो L2 लिखूंगा, जब मैं B से A आऊंगा तो L3 लिखूंगा, सबके फ्रिक्शन अलग अलग है, लिख दूंगा। तो देखिए अब स्पीड में कर सकते हो कैसे, mg को ले लो कॉमन, पहले वाले में होगा μ1 L1, दूसरे वाले में होगा μ2 L2, थर्ड वाले में होगा μ3 L3। अब ये mg कितना था 10, μ1 का वैल्यू है 0.4, L1 का वैल्यू है ये यानी 1, μ2 का वैल्यू है 0.2, L2 का वैल्यू है 2, μ3 का वैल्यू कितना है 0.1, L3 का वैल्यू कितना है 2। अब इसको देख लो, ये 10 यहां से मिलेगा 0.4, 0.4, 0.2, यानी ये होगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, यानी यहां से आया 10, देखिए 0.8 यानी 1 मिलेगा, 10 1 यानी सिर्फ 10, तो 10 जूल आ गया ये। अब ये जो वर्क डन आया फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो अब देखिए ये हमने निकाला है, जैसे ग्रेविटी का नेगेटिव निकाला था, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज नेगेटिव होगी, ये निकाला फ्रिक्शन का, और इसी के अगेंस्ट तुम्हें इस फोर्स पे ये फोर्स काम करेगा। तो फ्रिक्शन का है नेगेटिव, जब इस फोर्स के लिए लोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ भाई, टोटल ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना करा 80, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना करा 10, तो आंसर क्या हुआ 90 जूल। इसमें ध्यान देने वाली चीज ये थी कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, कांस्टेंट फोर्स, कहीं भी फोर्स नहीं बदला। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो इस टाइप से अप्रोच करो, और ये 3 पोर्शन में था, तो इससे कई तरह के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, है ना।